आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्राकथन फ्रिंजों का प्रतिरूप और स्थिति हमेशा नियत रहती है, जबकि किसी एक स्लिट के पथ में पारदर्शी माध्यम भी स्थित कर दिया जाए। कारण केंद्रीय फ्रिंज का दीप्त या दीप्त होना दो कला संबंध स्रोतों के प्रारंभिक कलांतर पर निर्भर नहीं करता। ए ऑप्शन प्राकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी प्राकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सी ऑप्शन प्राकथन सही है किंतु कारण गलत है। डी प्राकथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए हमको यंग का जो द्विस्लिट का प्रयोग है इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है इसमें क्या होता है, ये एस हमारा एक मुख्य प्रकाश स्रोत होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकलती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है इसको दो स्लिट से गुजारते हैं, S1 और S2, ठीक है। स्लिट या झिर्री हम किसको बोलते हैं दोस्तों, ऐसा वस्तु दोस्तों जिसके मध्य में एकदम सकरा भाग होता है दोस्तों, ठीक है, जिससे कि प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये जो S1 और S2 से जो तरंग निकलेगी दोस्तों, ठीक है, अब दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर मिलेगा दोस्तों और यहाँ कलांतर शून्य या नियत मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से S1 और S2 हमारे दो कला संबंध स्रोत हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, दो कला संबंध स्रोत के लिए हमारे दो कंडीशन जरूरी होता है दोस्तों। पहला कंडीशन ये है कि जो दोनों कला संबंध स्रोत से जो तरंग मिल रही है, ठीक है, दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए और दूसरा जो है कलांतर शून्य या नियत मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अब ये जैसे दो कला संबंध स्रोत से ये जैसे तरंग निकलेगी दोस्तों, तो मान लो दोस्तों ये जो S1 से तरंग निकल रही है और S2 से जो तरंग निकल रही है बिंदु O पर मिलती है। बिंदु O जो है ना इस पर्दे का मध्य बिंदु दोस्तों, ये पर्दा XY है, ठीक है। ये पर्दा जो है दोनों स्लिट से ना D दूरी पर है ना, कैपिटल D, और S1 S2 जो है स्मॉल d डिस्टेंस पर एक दूसरे से स्थित है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए O जो है ना पर्दे का केंद्रीय बिंदु है दोस्तों, और ये O जो है S1 और S2 दोनों से बराबर दूरी पर है। तो जब यहाँ से जो तरंग मिल O बिंदु पर आपतित होती है दोस्तों, ठीक है, तो जो परिणामी तरंग मिलता है दोस्तों वो एकदम उच्च तीव्रता वाला तरंग मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको उच्चिष्ट बोलते हैं और ये केंद्र में स्थित है इसलिए इसको केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है बोलते हैं दोस्तों। अब ये जो उच्चिष्ट मिलता है, ठीक है, इसके बाद फिर देखिए निम्निष्ट मिलता है, फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट, ऐसे करके ना एक हमको पैटर्न मिलता है दोस्तों पर्दे पर। इसी को बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न या फ्रिंज प्रतिरूप, ठीक है। तो ये जो चमकीला भाग, कम चमकीला भाग है ना, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग फ्रिंज बोलते हैं और इसकी एक चौड़ाई होती है, ठीक है। अब जो भी निम्निष्ट या उच्चिष्ट मिलेगा, जैसे P बिंदु पर कुछ भी हमको उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिल रहा है तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट से ही इसकी दूरी हम लोग नापते हैं दोस्तों। तो ये दूरी को xn से दर्शाते हैं, n बराबर 0 से लेकर अनंत तक होता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो फ्रिंजों का जो प्रतिरूप है, ठीक है, पैटर्न, कभी चमकीला भाग मिलना कभी कम चमकीला भाग मिलना, ये इसका प्रतिरूप हो गया दोस्तों। और स्थिति मतलब उसकी पोजीशन जो है दोस्तों, केंद्रीय उच्चिष्ट से जो दूरी हम लेते हैं हमेशा नियत रहती है बोल रही है। कब, जबकि किसी एक स्लिट के पथ में पारदर्शी माध्यम भी स्थित कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसके जो स्लिट के पथ में अगर कोई पारदर्शी माध्यम हम लोग रख देंगे, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो स्लिट है ना, इसके माध्यम में अगर कोई एक पारदर्शी माध्यम रख देते हैं इसके सामने, ठीक है, कोई भी एक पारदर्शी माध्यम रख देते हैं जिससे प्रकाश इससे आर पार जा सकता है, ठीक है। तो तब हमारा जो फ्रिंज का विस्थापन होता है, ठीक है, अब ये जो फ्रिंज यहाँ पर ओपन मिल रहा था दोस्तों, ओपन नहीं मिलेगा, अब इसको किसी अन्य दूरी पर मिलेगा, ठीक है। अब जब हम कोई वस्तु या पारदर्शी माध्यम रख देते हैं तो दूरी हमको क्या मिलता है दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, जो फ्रिंज विस्थापन मिलता है, ठीक है, वो सूत्र क्या मिलता है, म्यू माइनस 1 टी बीटा अपॉन लेमडा, ठीक है दोस्तों। म्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक है दोस्तों, ठीक है, और टी हमारी जो है उसकी यहाँ पर मोटाई दी है दोस्तों, ठीक है, जो भी वस्तु हमने रखा है, जो भी माध्यम रखा है, ठीक है, ये माध्यम, बीटा यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई है और लेमडा जो है हमारा तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए दोस्तों, जब फ्रिंज विस्थापन होगा दोस्तों, तो देखिए ये जो म्यू है ना, म्यू जो भी पारदर्शी माध्यम का म्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बीटा के अनुक्रमानुपाती हो रहा है दोस्तों फ्रिंज विस्थापन, ठीक है, और लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फ्रिंज अगर विस्थापित होता है, जितनी दूरी से विस्थापित होती है, ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई भी परिवर्तित होगी दोस्तों, और हमारा तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बोल रहा है दोस्तों, इस कथन में बोल क्या रहा है, फ्रिंजों का प्रतिरूप स्थिति हमेशा नियत रहती है। तो देखिए यहाँ नियत नहीं रहेगा दोस्तों, विस्थापन के ये अनुक्रमानुपाती हो रही है फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, और जो तरंग दैर्ध्य है वो व्युत्क्रमानुपाती हो रही है दोस्तों। तो हमको प्रतिरूप जो है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बराबर नहीं मिलेगा, और स्थिति भी बराबर नहीं मिलेगा। इस तरह से ये कथन हमारा गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो गया। अब कारण इसका दिया है, केंद्रीय फ्रिंज का दीप्त या अदीप्त होना दो कला संबंध स्रोत के प्रारंभिक कलांतर पर निर्भर नहीं करता। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया है कि कला संबंध स्रोत के लिए क्या होता है दोस्तों, कलांतर का मान शून्य या नियत मिलता है दोस्तों, और इसी के हिसाब से जो हमको फ्रिंज जो है दीप्त या अदीप्त मिलता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको ओ बिंदु पर दीप्त मतलब उच्चिष्ट हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओ जो है S1 और S2 से बराबर दूरी पर है, तो यहाँ से S1O और S2O ये दोनों के लिए ये पथ की लंबाई बराबर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पथांतर होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं पथांतर जो है, ठीक है, S1O ऋण S2O ये शून्य के बराबर मिलेगा। और जब पथांतर शून्य मिलता है दोस्तों, तो हमारा कालांतर भी क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, क्योंकि पथांतर के अनुक्रमानुपाती है दोस्तों कालांतर, तो ये भी शून्य मिलता है कालांतर। तो जब देखिए कालांतर शून्य मतलब क्या है दोस्तों, दोनों में समान कला में, जो दोनों तरंग है समान कला में, मतलब कला मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे पहले तरंग हम जानते हैं दोस्तों श्रृंग और गर्तों से मिलकर बना है। तो मान लो पहले तरंग का किसी समय श्रृंग मिल रहा है, तो उसी समय दूसरे तरंग का भी श्रृंग मिल रहा है। पहले तरंग का किसी समय गर्त मिल रहा है, तो उसी समय दूसरे तरंग का भी गर्त मिल रहा है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका आयाम हमको एकदम उच्च प्राप्त होता है, जिससे कि उच्च तीव्रता वाली हमको तरंग प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा संपोषी व्यतिकरण होता है दोस्तों, है ना, संपोषी व्यतिकरण उच्चतम तीव्रता प्राप्त होती है। और ये जैसे कलांतर, जैसे हमको पथांतर कुछ अगर मिलता है दोस्तों, ठीक है, जैसे यहाँ पर S1P और S2P ये दोनों पथ की लंबाई अलग अलग मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक नियत पथांतर मिलता है, तो कलांतर भी हमारा क्या है, यहाँ पर एक नियत कलांतर मिलेगा, तो हमको यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। कलांतर शून्य रहेगा तो उच्चिष्ट मिलेगा, और कलांतर नियत यहाँ मिलती है तो हमको निम्निष्ट प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये कलांतर पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज का दीप्त या अदीप्त होना दोलक कला संबंध स्रोत के प्रारंभिक कलांतर पर निर्भर करता है, यहाँ पर नहीं करता है बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह देखिए दोस्तों, दोनों कथन कारण गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। प्राकथन और कारण दोनों गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।